हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम यूपी बोर्ड का जो एनसीईआरटी पैटर्न का बुक है क्लास 11th मैथ का, उसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आपका समुच्चय सेट्स है उस पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। डिस्कशन से पहले आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन हम देना चाहेंगे। वो इंफॉर्मेशन है आपके लिए ये कि अब एवरी वीक में आपकी मंडे, ठीक है, और ट्यूसडे, फिर उसके बाद आएगा वेडनेसडे, फिर उसके बाद आपका होगा थर्सडे, और फिर आपका होगा फ्राइडे, और फिर आपका होगा सैटरडे। ये टोटल आपके 6 डेज हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। संडे को हम लोग अभी रिमूव करेंगे। होगा क्या, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आपका क्लास 11th का लेक्चर मिलेगा। क्लास 11th का मैथ्स का लेक्चर आपको मिलेगा, और जो भी मैं लेक्चर बनाऊंगा वो बहुत कम लेंथ का वीडियो होगा जिसे आप आसानी से देख पाएं और क्वेश्चंस को समझ पाएं। अब यहाँ पर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे जो है उसमें आपको क्लास 12th का मैथ्स देखने को मिलेगा। अब आपके माइंड में ये होगा कि संडे को क्या करेंगे, तो ये जो संडे आपके लिए बच रहा है उस संडे को हम लोग क्लास 10th से रिलेटेड किसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। क्लास 10th के मैथ से रिलेटेड किसी टॉपिक पे डिस्कशन होगा और उस डिस्कशन को हम लोग जारी रखेंगे। और ये आपका डेज चलेगा, यानी मंडे सोमवार, वेडनेसडे बुधवार और फ्राइडे शुक्रवार को क्लास 11th के लेक्चर मिलेंगे। ट्यूसडे मंगलवार, थर्सडे बृहस्पतिवार और सैटरडे शनिवार को क्लास 12th के मैथ का लेक्चर आपको मिलेगा। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। इतनी जानकारी आपको देना था, हमने दे दिया। और आपसे एक अभी मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आज अगर आप ये पहला वीडियो आप देख रहे हैं तो आप दिमाग में बैठा लें कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें, जिससे कोई भी लेक्चर अपलोड होगा तो वो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुंच जाए। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये आपको बता दें कि लेक्चर पूरी तरह से कोशिश की जाएगी कि ये जो आपको टाइम टेबल बताया गया है उसके अकॉर्डिंग लेक्चर प्रोवाइड किया जाए। बीच में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और सबसे बड़ी चीज, जो भी लेक्चर अपलोड होगा उसका टाइम क्या रहने वाला है, तो जो भी लेक्चर अपलोड होगा उसका टाइम आपका 6 PM टू 7 PM, यानी 6 से 7 PM के मिड में ये वीडियो अपलोड हो जाएंगे। तो टाइम फिक्स नहीं, बट ये है कि 6 और 7 के मिड में अपलोड हो जाएंगे। 6 पे भी अपलोड हो सकता है, 6:30 पे भी और 7 पे भी। तो इनके मिड में मैं टाइम रख रहा हूँ जिससे आपको इजीली प्रोवाइड हो जाए। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। अब हम अपना जो मेन टॉपिक है, पहले इसको मैं इरेज कर दूं। मेन टॉपिक जो है उस पर हम डिस्कशन करेंगे और फिर क्वेश्चंस को लेके चलेंगे। मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपने यहां पर देखा, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 11th गणित चैप्टर 1 समुच्चय सेट्स इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 1.1 का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, केवल 3 क्वेश्चन पे डिस्कशन होगा क्योंकि वीडियो को लेंदी नहीं करना है। ये 2025 और 26 एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित संपूर्ण पाठ्यक्रम को लेकर हम चलने वाले हैं। और एक चीज और मैं बता दूं कि वीडियो के ऑडियो में किसी भी तरह की अगर त्रुटि होती है तो उस त्रुटि को आप ध्यान न दें, आप क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे, क्योंकि क्वेश्चंस का जो भी आंसर होगा आपको बेहतर देने का प्रयत्न किया जाएगा। तो सबसे पहले ये जो क्लास 11 का पहला टॉपिक है समुच्चय, इसके बारे में जान लेते हैं कि ये समुच्चय है क्या। समुच्चय ये पहला टॉपिक है जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेट्स। इससे रिलेटेड बस एक ही पॉइंट आपको ध्यान देना है कि अगर आपके पास कोई समूह है, ठीक है, संख्याओं का समूह, वस्तुओं का समूह, जो भी समूह है, उन समूहों को अगर सुपरिभाषित किया जाए, अगर उन समूह को सुपरिभाषित किया गया है, एक मिनट, जो भी समूह है अगर उनको सुपरिभाषित किया गया है तो आप कह सकते हैं कि सुपरिभाषित समूह ही हमारा क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेट्स। समुच्चय कई प्रकार के होते हैं। जैसे जैसे एक्सरसाइज आएगा वैसे वैसे समुच्चय के बारे में आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। क्लियर है। अब यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 में किस समुच्चय के बारे में बात की जा रही है, पहले उसके बारे में जान लें। तो एक्सरसाइज 1.1 में केवल आपको जो समुच्चय है उसको पहचानना आना चाहिए। पहला पॉइंट आपको इसमें बात की जाएगी, समुच्चय की पहचान करना आपको सिखाया जाएगा। समुच्चय का पहचान करना आपको इसमें सिखाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट आपको यह बताया जाएगा कि समुच्चय किस रूप में निरूपित किया जाए। तो समुच्चय निरूपित करने की विधियां बताई जाएंगी। जो समुच्चय को निरूपित किया जाएगा उनकी विधियां आपको बताई जाएंगी। और समुच्चय को निरूपित करने के लिए जो विधियां बताई जाएंगी वो कुल 2 विधियां हैं। 2 विधियों के बारे में आपको बताई जानी है। पहला विधि आपका रहेगा रोस्टर विधि, रोस्टर जिसको हम लोग कहेंगे रोस्टर विधि। और दूसरा जो आपका रहने वाला है समुच्चय निर्माण विधि। दूसरा आपका रहने वाला है समुच्चय निर्माण विधि। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके सामने हमने लिखा है पहला रोस्टर विधि और दूसरा जो हमने लिखा है समुच्चय निर्माण विधि, इन दोनों विधियों को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि समुच्चय से संबंधित यहाँ से प्रश्न अच्छे खासे बन जाते हैं। अब रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि क्या क्या है उसके बारे में जाने। देखिए एक चीज जान लीजिए, आज का लेक्चर थोड़ा लेंदी इसलिए होगा क्योंकि परिचय भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो परिचय जानना जरूरी है, इसलिए यह वीडियो आपका लेंदी हो सकता है। तो आप लोग बस पेशेंस बनाए रखेंगे और चीजों को ध्यान से देखेंगे। रोस्टर विधि में होता क्या है, रोस्टर विधि में मान लीजिए कोई समुच्चय ए है और इसके जितने भी अवयव हैं तो उसको मझले कोष्टक में लिख दिया जाता है। जैसे मान लीजिए जो स्वरों का समूह है तो स्वरों का समूह हो जाएगा ए, ई, आई, ओ, यू, कॉमा करके लिख देंगे। तो ये आपकी जो लिखने की विधि है इसी को हम लोग रोस्टर विधि कहते हैं। लेकिन जब समुच्चय निर्माण विधि में आएंगे तो यहाँ पर ए बराबर अगर इसको लिखना है तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले मझले कोष्टक में एक्स, ऐसे अनुपात का सिंबल होता है, सेमीकोलन एक्स बनाएंगे और फिर यहां लिखेंगे क्या, एक स्वरों का समूह है, स्वरों का समूह है और ये मझले कोष्टक को बंद कर देंगे। तो ये स्वरों को लिखने की रोस्टर विधि और स्वरों को लिखने की समुच्चय निर्माण विधि आपने देख लिया। इस तरीके से क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करेंगे और सारी चीजों को हम बेहतर तरीके से जानने का प्रयत्न करेंगे। आई होप आपको यह सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। समुच्चय किसे कहते हैं एक बार और मैं रिवाइज कर दूं। समुच्चय जो होती है वो समूह को सुपरिभाषित करती है। समुच्चय का पहचान कैसे करेंगे, तो अगर वो समूह सुपरिभाषित है तो वो समुच्चय है, अदरवाइज नहीं है। समुच्चय निरूपित करने की जो विधियां हैं रोस्टर विधि, समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर विधि में आपने देखा कि स्वरों को कैसे लिख दिए, तो स्वरों को लिख देना है। और फिर अगर हम बात करें समुच्चय निर्माण विधि तो इसमें स्वरों के समूहों को कैसे लिखना है इस तरह आपने देख लिया। अब आपके एक्सरसाइज शुरू हो रहे हैं, यानी अब आपके यहाँ पे मैं लिख दूं प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न आपके सामने आ गए। प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न आपके सामने आ गए। थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर दूं तो और बेस्ट लगेगा। हाँ, प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न आ गए। पहला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, आप पढ़ते रहेंगे क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में, एक मिनट इसको पहले मैं हाईलाइट कर दूं, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। आपको बताना है कौन से समुच्चय है और यह भी बताना है कि समुच्चय है तो कैसे हैं। जैसे इसमें पहला प्रश्न जो दिया है, पहला प्रश्न लिखा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब ये बताइए वर्ष में कुल कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। जे से प्रारंभ वाले जो महीने हैं वो आपका हो जाएगा जनवरी, फिर फरवरी एफ से है, मार्च एम से है, मार्च के बाद अप्रैल ए से है, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून और इसके बाद क्या हो जाएगा जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जे से आपके स्टार्ट होने वाले केवल 12 महीने में 3 ही महीने होंगे। तो ये 3 महीने क्या हैं, सुपरिभाषित हैं, सुपरिभाषित हैं। सुपरिभाषित का मतलब हम एकदम स्पष्ट रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले जो वर्ष के महीने होंगे वो जनवरी, जून और जुलाई होंगे, इसीलिए यह आपका समुच्चय होगा। लिख देंगे पहला वाला आपका क्या होगा, समुच्चय होगा। यह आपका पहले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड की बात करें। सेकेंड में बोल रहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। अब ये बताइए भारत के जो 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखक होंगे, मान लीजिए अगर मेरे नज़र में प्रेमशंकर, मान लीजिए मुंशी प्रेमचंद हैं तो आपकी नज़र में मुंशी प्रेमचंद हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। देखिए इसमें कहने का मतलब सबका अलग अलग विचार होता है, किसी का विचार एक समान नहीं हो सकता है। तो जब विचार एक समान नहीं है तो यह आपका सुपरिभाषित नहीं होगा, यह आपका सुपरिभाषित नहीं है क्योंकि सबके विचार अलग अलग, तो लेखक के जो सोचने की थिंकिंग है वो भी अलग होगी। और जो सुपरिभाषित नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे समुच्चय नहीं होगा, लिखेंगे समुच्चय नहीं होगा, यह समुच्चय नहीं होगा। क्लियर। तीसरे पे आ जाइए।
तीसरे प्रश्न में क्या बोला है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, फिर वही चीज। अब विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज में आपके विचार कुछ और हो सकते हैं, हमारे विचार कुछ हो सकते हैं, तो यह भी आपका सुपरिभाषित नहीं है। लिखेंगे सुपरिभाषित नहीं, और जब सुपरिभाषित नहीं है तो इस कंडीशन में समुच्चय नहीं होगा यह भी। चौथे नंबर पे आइए, बोल रहा है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग, ये बताइए आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए 11 में पढ़ रहे हैं, तो आपके क्लास में कितने बच्चे हैं ये तो आप काउंट कर सकते हैं ना, मतलब आप यह स्पष्ट रूप में परिभाषित कर सकते हैं, तो इसलिए यह सुपरिभाषित है। और जब यह सुपरिभाषित है और जब समूह की गणना आप कर पा रहे हैं तो यह समुच्चय भी है, मतलब समुच्चय होगा। लिखेंगे समुच्चय होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 5, 100 से कम। अब बताइए 100 से कम जितने भी प्राकृतिक संख्या यानी 1 से लेकर 99 तक, तो इसे आप परिभाषित कर पा रहे हैं ना, और वो भी कैसे, सुपरिभाषित कर पा रहे हैं, एकदम अच्छे से स्पष्ट परिभाषित कर पा रहे हैं। सुपरिभाषित मतलब स्पष्ट, तो जब सुपरिभाषित है तो यह भी समुच्चय होगा। 6 पे आ जाइए, 6 में क्या कह रहा है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास। अब देखिए प्रेमचंद के द्वारा जितने भी उपन्यास लिखे गए हैं वो सभी के सभी क्या हैं, सुपरिभाषित हैं। और जब सुपरिभाषित है तो यह भी समुच्चय होगा, क्योंकि जितने भी वो उपन्यास लिखे होंगे सब उपन्यास हमारे विचार में भी जो आएंगे आपके भी विचार में वही आएंगे, तो इसीलिए यह सुपरिभाषित है। 7वें नंबर में बोल रहा है कि सभी सम और सम पूर्णांक का मतलब 2, 4, 6, 8 प्लस में, तो हम भी जैसे बोलेंगे वैसे आप भी बोलेंगे, तो यह भी सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित है तो यह भी समुच्चय होगा। नेक्स्ट 8वें नंबर को देख लीजिए। 8वें नंबर में बोल रहा है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, तो इस अध्याय में कितने कुल प्रश्न आएंगे उसे भी तो आप स्पष्ट रूप से गिन सकते हैं, मतलब सुपरिभाषित कर सकते हैं, और जब सुपरिभाषित कर लेंगे तो यह भी समुच्चय होगा। आई होप सारी चीजें आपको बेहतर समझ में आ रही होंगी। और लास्ट क्वेश्चन जो 9वां है, ये मैं आपको HW दे रहा हूं, आप इसको कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताइएगा कि विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह सुपरिभाषित होगा कि नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हमने बताया केवल 3 क्वेश्चन पे आज हम बात करने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और क्वेश्चन में क्या बात हो रही है ध्यान से देखिएगा। कह रहा है मान लीजिए ए बराबर देखिए कुछ दिया है, इसको मैं थोड़ा सा, हाँ चलिए ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख लूं, 5 डैश करके ए लिखा है, दूसरा 8 डैश करके ए लिखा है, तीसरा 0 डैश करके ए लिखा है, चौथा 4 डैश करके ए लिखा है, पांचवा 2 डैश करके ए लिखा है, छठवां 10 डैश करके ए लिखा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो आपके ए की वैल्यू है, जो ए की वैल्यू है वो कितनी है, यानी ए में कितने समुच्चय है, ये ए समुच्चय है, और इसमें जो अवयव है वो कितने, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे जो प्रतीक लिखा गया है, एक ये है और एक ये है, इसका मतलब होता है से संबंधित, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, और इसका मतलब होता है, ये अगर देखिए इसको ऐसे कट कर दें ये वाला, तो ये बन जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू का मतलब है संबंधित है, और संबंधित नहीं। नॉट बिलोंग्स का मतलब है संबंधित नहीं। अब इसका मतलब समझिएगा, 5 ये जो 5 है क्या ए में है, तो 5 ए में है तो इसीलिए ये बिलोंग्स टू। 8 है तो 8 नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू, समझ गए ना, बस यही करना। 0 है नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू, 4 है तो बिलोंग्स टू, 2 है बिलोंग्स टू, 10 है 10 नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू, बस यही करना था इसमें और कुछ नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को क्या करना है, रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप में, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि रोस्टर रूप में कैसे लिखना है, तो अगर आप ध्यान दिए होंगे समझ गए होंगे, नहीं ध्यान दिए हैं तो अब यहाँ पे देख लीजिए। जैसे पहले में ए बराबर कह रहा है कि एक ऐसा पूर्णांक जो -3 से बड़ा हो और 7 से छोटा, तो -3 से बड़ा, तो ए बराबर में इसको कैसे लिखते हैं, मझले कोष्ठक में। -3 से बड़ा क्या होगा, -2 -1 फिर 0 1 2 3 4 5 6, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया। दूसरे को देख लीजिए। अब दूसरे में क्या कह रहा है, 6 से कम प्राकृतिक संख्या, तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या बी बराबर में लिखना है। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या शुरू कहां से होती है, 1 2 3 4 5, और यही हो जाएगा 6 से कम प्राकृतिक संख्या। है कि नहीं आसान। ये जो हम लिख रहे हैं ना, इसी को हम लोग रोस्टर कहते हैं।
तीसरे को देख लीजिए, सी बराबर लिखा है, कह रहा है कि 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योग 8 है। अब 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या लिखना है कि जिसके अंकों का योग कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो 8 में सबसे पहले 1 के साथ 7 ला दें तो 17 में 8 हो गया कि नहीं। 2 में कितना जोड़े, 6 जोड़े, 8 हो जाएगा। 3 में कितना जोड़े, 5 जोड़े, 8 हो जाएगा। 4 में कितना जोड़े, 4, और फिर इसी को उल्टा कर दीजिए, 5 के साथ 3 आ जाएगा, 6 के साथ 2 आ जाएगा, 7 के साथ 1, और 8 में 0 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये इतनी संख्याएं हैं जो 2 अंकों की हैं और जिसमें अंकों को जोड़ने पे 8 आएगा। समझ गए? कोई भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। चौथे नंबर में कह रहा है कि एक ऐसी अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक है। 60 की भाजक, ऐसी अभाज्य संख्या। 60 की भाजक मतलब समझ रहे हैं, 60 जो है ना, जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे 60 जो है ना, इसको ब्रेक करेंगे तो 2 से कितनी बार में, 30 बार में, और 30 को हम लोग ब्रेक करेंगे तो कितनी बार में, 3 से 10 बार में, और 10 को ब्रेक करेंगे तो 2 और 5। तो अभाज्य संख्या क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 3 और 5। बस अभाज्य संख्या को लिखना था। समझ में आ गया? समझ गए होंगे। अब ये पांचवा देखिए, किसी अक्षर को अगर कह रहा है समुच्चय को कोई अक्षर, मतलब अक्षर दिया है, उसको कह रहा है रोस्टर रूप में लिखने के लिए, तो सबको अलग अलग लिख देते हैं, उस शब्द के अक्षरों को अलग अलग लिख देते हैं। बस एक चीज ध्यान देना है, रिपीट नहीं करना चाहिए। टी है तो टी, आर, आई, जी, ओ, एन, ओ हो चुका है तो नहीं लिखेंगे, एम, ई, टी हो गया है, आर हो गया है, वाई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल आपके 9 अक्षर आएंगे। टोटल कितने अक्षर आएंगे, 9 अक्षर आएंगे। और ये जो छठवां नंबर है एफ वाला, इसको आप लोग रोस्टर विधि में लिख के दिखाइएगा, यह भी आपके लिए एक HW है। तो हमने आपको कुल 2 HW दिया है। एक क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट में दिया है, लास्ट वाला, और एक आपको क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, लास्ट वाला। तो ये दोनों क्वेश्चन HW हैं, आप लोग करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर आप लोगों को हम लोग कह सकते हैं कि नेक्स्ट डे मिलेंगे, और नेक्स्ट डे जब मिलेंगे तो आपको नए चीज के बारे में बताएंगे। एक चीज और बता दें, अभी आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर आज तो ट्यूसडे है, तो आपको मैं बता दूं कि इधर ट्यूसडे है तो कल वेडनेसडे है ना, तो आज ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, फिर थर्सडे जब आएगा तो थर्सडे को 12, यानी कल भी अभी 11th का ही आपका टॉपिक चलेगा। एक बहुत ही समझ लीजिए आपसे निवेदन भरा कार्य ये रहेगा कि अगर आपको पूरा ये क्वेश्चन समझ में आ गया, सारी चीजें वीडियो अच्छी लग रही हैं, तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए एक्सरसाइज में। जय हिंद।